बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारागर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूंगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानूं कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर। फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से 2 दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है। मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है। दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए। फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना। मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो। अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है। देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है। फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई, मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और 1 साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। 1 साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, 1 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी। मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा। तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है।
शीलापुर गांव के जंगल में पीलू नाव चलाती थी। नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के पति हरिया का देहांत हो गया था। पूरे घर की बोझ उसी पर था। उसे एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू कोई काम नहीं करता था, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता था। लेकिन वो बहुत जुगाड़ू था और उसे कांच की चीजें बनाने में बहुत मजा आता था। सुंदरी एक दिन पीलू को कहती है, बहन पीलू, तुम बहुत मेहनत करती है और मेहनत से टिल्लू को इतना बड़ा किया है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। तो पीलू बोलती है, हाँ बहन, कमाई तो कुछ नहीं है उसकी, लेकिन कांच के सामान बना लेता है। तो सुंदरी कहती है, उससे क्या होगा पीलू, सभी चिड़ियों के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता है। वो कांच के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? तुम उसे कुछ काम में लगवा दो, नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए इतना सब कह रही हूँ। तो पीलू कहती है, सही बोल रही हो बहन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा गरीब नाव चलाने वाला रह जाए। मैं उसे समझा दूंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारे उम्र के लड़के या तो शहर में काम कर रहे हैं या फिर यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तुम बेकार में कांच के सामान बनाना अब बंद कर दो। तो टिल्लू कहता है, माँ, मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ और साथ में कांच के सामान भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे पैसे कमाने के काम कोई नहीं दे रहा है। तुम देखना, मैं एक दिन कांच का ऐसा काम करूँगा कि तुम खुश हो जाओगी। बेटा, तू ऑटो रिक्शा ही चला ले, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे घर में। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा उनके घर में आता है और पीलू की नाव के पास जाता है। कालू भी नाव चलाता था और पीलू से जलता था कि वो एक औरत होकर ऑटो नाव कैसे चलाती है और उससे ज्यादा कमाती है। पीलू चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरी नाव को जला कर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू नाव पे मिट्टी का तेल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपना नाव को जलता हुआ पाती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी नाव टिल्लू के पापा की निशानी थी, मेरे घर इसी से चलता था। अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी? लोगों से लिया हुआ कर्ज भी चुकाना बाकी है। सोचती थी इस बार छुट्टियों में जब लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे तो मेरी नाव से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था, उधार देने वाले आते थे। पीलू बहुत उदास रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू बहुत सारी कांच की बोतल्स कबाड़ से लेकर आता है और उन बोतल्स को गरम भट्टी में पिघला देता है। वो गरम कांच को तराशने लगता है और कांच के टुकड़ों को चिपकाने लगता है। फिर अपनी मेहनत से वो एक शानदार कांच की नाव बना लेता है। फिर टिल्लू उस नाव को अपनी माँ पीलू को दिखाता है। माँ, देखो, तुम्हारे लिए मदर्स डे का गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी खूबसूरत नाव। माँ, ये कांच की नाव मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। इसमें सिर्फ मेहनत गई है, बाकी 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है। अब तुम मदर्स डे में इसको लेकर नदी में चलाओ, लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हें पहले से भी काफी ज्यादा सवारियाँ मिलेंगी। वाह मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। फिर पीलू उस कांच की नाव को ले जाकर नदी में घुमाने लगती है। ये देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। पीलू की कांच की नाव में बहुत से सवारी एक साथ बैठ जाते थे। हे भगवान, इसने तो ऐसी नाव बना ली है कि अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नाव का धंधा तो अब गया, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ।
और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर उसकी मदद करता है। थोड़े ही दिनों बाद टिल्लू की शादी हो जाती है। गांव वाले उसकी कला और सूझबूझ की बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह से मदर्स डे के खूबसूरत तोहफे के कारण सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मन चाहे वरदान लो। हमें यही वरदान चाहिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे। इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो। क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है। हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। सूरजभान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजभान थक गया था। उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है।
तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी के आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं। पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी, अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी? फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? पिताजी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू, तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, दिए बनाएगी और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है। तू उसकी पढ़ाई कब करेगी? तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी, आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा, जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है। इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू, ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता, कितने के हैं ये दिए? बबली मैम, ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए दिए हैं। अब बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई, इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन चिड़िया, तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है
और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे। फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी। हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा। 100 का माल 1000 रुपए में, ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते? नहीं, वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना। हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा? उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छीलकर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियां बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारी घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई
गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पीलो, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलो, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी। हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी 1-2 हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है
और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सबके जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।